नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ी सीबीआई रेड में कई सवालों को जन्म दे दिया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। जिस तरह से भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि यदि उनमें सच्चाई है तो फिर क्या भाजपा पूरे देश में अपने दम पर पूरे ही विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है। आपको याद होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से दिए गए जवाबों पर ईडी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो वित्तीय जानकारियां ईडी की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांगी गई थी, इन दोनों नेताओं ने इन्हें देने से साफ मना कर दिया और यह कहा कि वित्तीय लेन देन मोतीलाल वोरा देखते थे। आपको यह भी बता दें कि मोतीलाल वोरा का निधन 2020 में हो चुका है, इसलिए ईडी की तलवार दोनों नेताओं पर अभी भी लटक रही है। किस तरह से ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर छापामारी की गई और शिवसेना नेता महाराष्ट्र में संजय राउत को किस तरह पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब में भी ईडी ने ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र हनी पर भी रेड मारी थी और 10 करोड़ रुपए बरामद किए थे। हालांकि पंजाब में 6,000 करोड़ रुपए का ड्रग घोटाला भी हुआ था। इसकी जांच भी ईडी की ओर से की गई थी, लेकिन मामले में ईडी को खास सफलता नहीं मिली थी। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा एक एक करके तमाम विपक्षी दलों को खत्म करने पर तुली हुई है, क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है, वह भी ईडी के रडार पर है। 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला हुआ था। पहले इस मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन बाद में अब फाइल को खोलने की तैयारी कर ली गई है। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और सेहत मॉडल से डर गई है। 2024 में अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए अब एजेंसियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा नेताओं ने पलटवार किया और आम आदमी पार्टी को लेकर यह कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई और बाद में इसके नेता खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इस एफआईआर में जिसे लेकर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की गई है 15 लोगों को नामजद किया गया है, यानी कि 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 16 अननोन, 16वां जो नाम है वो किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन 16वें में किसी का नाम डाला जा सकता है। मनीष सिसोदिया पर जैसे ही कार्रवाई होती है तो अगले दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आता है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार वह कहते हैं, साथ ही शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम आने को लेकर वह तंज भी कसते हैं और कहते हैं अब मनीष के स्पेलिंग मनीष हो गए हैं, यानी MONEYSH हो गए हैं। ठाकुर ने कहा अगर शराब नीति ठीक थी तो आपने वह वापस क्यों ली? आपकी हालत ऐसी थी, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो उसे बचाने के लिए दाढ़ी ही मुंडवा ली। बिल्कुल इसी तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जब शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो शराब नीति वापस ले ली गई। केंद्रीय मंत्री ने यह सवाल भी उठाया, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति नहीं थी तो इस नीति के तहत उन्हें अनुमति क्यों दी गई? कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं? ये आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार है।
इससे पहले मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की एक्साइज स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है, देश में यह एक उदाहरण बन सकती है। कल मेरे घर में सीबीआई की रेड पड़ी, सारे अफसर अच्छे थे, सबका व्यवहार काफी अच्छा था, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। 2 से 4 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो ही इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी में और नरेंद्र मोदी जी में मैं आज रखना चाहता हूं आपके सामने कि अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। केजरीवाल जी को अगर कोई अच्छा काम करते हुए दिखता है तो केजरीवाल जी उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसकी तारीफ करके उसका हौसला बढ़ाते हैं और खुद उससे सीख के खुद करना चाहते हैं। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है, पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है, और अरविंद केजरीवाल जी से, कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की?
ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। इन लोगों ने बहुत प्रयास पहले भी किए, 2019 में भी किए, उससे पहले भी किए, अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर था। अब सवाल यह भी आ रहा है सामने कि क्या दिल्ली मॉडल से भाजपा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं? जिस तरह से गुजरात मॉडल को आधार बनाकर 2014 में भाजपा की ओर से पूरे देश में पेश किया गया था और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी सरकार बता दिया गया था, क्या और भाजपा 2014 में इसीलिए सत्ता में आई थी क्योंकि गुजरात मॉडल को लेकर काफी प्रचार और प्रसार किया गया था। अब क्या अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल भाजपा को डराने लगा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए थ्रेट बन गई है 2024 में? हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से जो खबर छापी गई थी, इस पर भी शोर मचा था कि यह पेड न्यूज है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता सामने आते हैं और ट्वीट भी सामने आता है और साफ कहते हैं कि हम कभी पेड न्यूज नहीं लगाते हैं। हालांकि भाजपा नेताओं की ओर से यह कहा गया था कि 2 अखबारों में एक जैसी तस्वीरें लगी हैं और एक जैसी शब्दावली है, जबकि दोनों में एक समय पर ना तो एक जैसी तस्वीरें छप सकती हैं और ना ही एक जैसी शब्दावली हो सकती है। एक अखबार थी न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी थी खलीज टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से यह भी स्पष्टीकरण दिया गया था कि खलीज टाइम्स की ओर से जो खबर छापी गई है वह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को आधार बनाकर ही छापा गया है। अब क्या इसकी आंच पंजाब पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर भी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव और दिल्ली जैसी नीति लाने की बात की जा रही थी। 23 जुलाई को इसकी शिकायत होती है, 17 अगस्त को सीबीआई मामला दर्ज कर लेती है और इसमें मनीष सिसोदिया के अलावा कई अधिकारियों पर भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि सीबीआई ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि रेड के दौरान मनीष सिसोदिया के पास से उनको क्या मिला, लेकिन मनीष सिसोदिया के अनुसार उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल और कई दस्तावेज सीबीआई की ओर से जब्त कर लिए गए हैं। अब कोर्ट में सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को साबित कर पाएगी सीबीआई या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। इसमें विजय नायर का नाम भी शामिल है। विजय नायर के ऊपर आम आदमी पार्टी के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, इसका ऐसे आरोप हैं कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब शोर मचा, पता चल गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस नीति को बदल दिया गया। 144 करोड़ रुपए का घपला होने के आरोप लगे थे, लेकिन अब इनमें सच्चाई क्या है ये तो सीबीआई बेहतर बता सकती है। सीबीआई की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा या फिर उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अगर सीबीआई आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे तमाम आरोपों को साबित करने में सफल हो जाती है, तो सच ये साफ है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की छवि खराब होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार को आधार बनाकर ही सत्ता में आए थे। और यदि सीबीआई कोर्ट में ऐसा साबित नहीं कर पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के तमाम जो सदस्य हैं वह इस बात का प्रचार करेंगे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में कि देखिए, हम कट्टर ईमानदार सरकार थे और हमें भी प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश की गई। जो एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की ओर से, इनमें 3 अधिकारी हैं, 9 कारोबारी हैं, 2 कंपनियां हैं और 1 मनीष सिसोदिया है। अब केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि फ्री रेवड़ियां हम नहीं, भाजपा वाले बांट रहे हैं। केजरीवाल की ओर से और उनके कई सहयोगियों की ओर से भी केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने अपने चहेतों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। हम शिक्षा और सेहत फ्री दे रहे हैं, तो फिर इनको ये रेवड़ियां क्यों लगती हैं, ये समझ से परे है। केजरीवाल ये भी कहते रहे हैं, अगर नेता तमाम सुख सुविधाएं फ्री ले सकते हैं, तो अगर हम जनता को ये तमाम सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी क्या है।
इंतजार है सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का कि कोर्ट में इन आरोपों को कैसे साबित किया जाएगा। केजरीवाल के नेता खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन पंजाबी होने के नाते हम एक सवाल उनसे जरूर पूछना चाहेंगे। केजरीवाल साहब से हमारा सवाल है, उनकी पूरी टीम से ही हमारा सवाल है कि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे तो पहले प्रचार में केजरीवाल साहब खुद यह दावा करते थे कि बरगाड़ी कांड के आरोपियों को 24 घंटे में हम सजा देंगे। रिपोर्ट हमारे पास है। एक वीडियो भी खास वायरल हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ एमएलए फिलहाल जो हैं नॉर्थ विधानसभा हल्के से अमृतसर के कुंवर विजय प्रताप वह साथ होते हैं और केजरीवाल कहते हैं कि हमारे कुंवर विजय प्रताप की ओर से इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। हम सत्ता में आए तो 24 घंटे में इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन 5 महीने हो गए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए, लेकिन इस पर केजरीवाल साहब चुप हैं। जबकि कुंवर विजय प्रताप सिंह इस बारे में विधानसभा में यह मुद्दा भी उठा चुके हैं और इस पर बहस करवाने की बात भी कह चुके हैं। अब जनता राजनीतिज्ञों की बातों पर विश्वास करे तो कैसे करे, क्योंकि ये नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दिल्ली की नई जो नीति बनी थी, शराब पॉलिसी जो बनाई गई थी, घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़े दावे किए। जांच एजेंसी के मुताबिक इसकी पटकथा दिल्ली नहीं मुंबई में लिखी गई थी। इसे तैयार करने में मुंबई की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ का भी नाम सामने आया है। सीबीआई ने एफआईआर में लिखा है, मामले को साफ सुथरा दिखाने के लिए आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जी एंट्री की गई ताकि सरकारी को नुकसान हो और निजी पक्षों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जा सके। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करीब 12 आईएएस अफसरों का तबादला भी कर दिया। अब इसी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि महात्मा गांधी और अन्ना हजारे के सपनों की हत्या की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कुछ था और अब इनकी टीम कर कुछ और रही है। शराब कितनी प्यारी हो गई। केजरीवाल साहब कभी दसो दिल्ली च किन्ने सरकारी टीचरां दे पद खाली ने, किन्ने डॉक्टरां दे खाली ने, किन्ने नर्सां दे खाली ने, किन्ने हैल्थ वर्कर्स दे खाली। वो नहीं भरे असी। पंजाब च भी सेम हाल है। टीचरां दे पद खाली, डॉक्टरां दे पद खाली, नर्सां दे पद खाली, हजारां पद खाली ने। उहदी कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन हर चौंक च ठेका खोलिया। शीशे वाली दुकानां हर महल्ले च खोलतियां क्योंकि लीकर माफिया सरगना ते तुहाडे हत्थ मिले। अन्ना हजारे दे सपनियां दी हत्या करती। बाकी थां ते कदे समझ आए दाल च कुछ काला है। आम आदमी पार्टी दी सरकार चाहे पंजाब च होए चाहे दिल्ली च होए, पूरी दी पूरी सरकार काली हुई। ड्रग माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, फलाना माफिया, ढिंगड़ा माफिया खत्म करने दे नां ते तुसीं सरकार चाहे सी। अज माफिया सरगना तुसीं आप बन गए। सारिਆਂ ਨੂੰ संरक्षण दे मारिया। किस सोर पंजाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस सोर ਨੂੰ दिल्ली लैके जा रहे। इन्हां कारणा कारण ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ दिल्ली ਦੇ चीफ सैकटरी ने साइन नहीं किए तो गल खुल गई, नहीं तो करोड़ों रुपए दिल्ली की आम जनता के लुटे जाने से। दुर्भाग्यपूर्ण है। दुध का दुध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तुहाडे ते आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी एजेंसियों का दुर्वरतों कर रही है। यही डरने वाले नहीं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। बिल्कुल कट्टर ईमानदार ही रहना चाहिए, लेकिन जवाब देना पेगा। जे तुहाडी लीकर पॉलिसी गलती तो वापस क्यों लिखी? जे तुसी सचमुच माफियाइज्म के खिलाफ हो तो पिछले 4 महीनों च तुहाडी सरकार ने पंजाब च कड़े सैक्टर च रेवन्यू वधाया। जे अगे लुट हो रही सी, तुसी कहंदे सी लुट हो रही है, हुण कौन लुट रहा है? अगे टैची तुसी ना लैंदे सी, उन्हां दे घर जा रहे, हुण टैची किन्हां दे घर जा रहे ने? विज्ञापन दे नाल, वड्डियां वड्डियां गल्लां करन नाल कुछ नहीं होने वाला। जनता ने जवाब देना पड़ेगा। भाई इसके अलावा महल्ला क्लिनिक पंजाब हिमाचल में भारी बारिश के कारण खासी तबाही हुई है। 14 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है।
हिमाचल को पूरे देश के साथ जोड़ने वाला चक्की पुल भी ढह गया है। अब ये हिमाचल में बारिश में तबाही मचाई और मंडी और चंबा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कांगड़ा में भारी बारिश के से चक्की नदी में बना पुल ढह गया। ये पुल पंजाब हिमाचल को जोड़ता था और हिमाचल अब दूसरे जो है राज्यों से कट गया है। इस पुल को एक हफ्ता पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और अगस्त के पहले हफ्ते में ही बंद कर दिया गया था। अब यह भी कहा जा रहा है कि यह पुल भेंट चढ़ा है अवैध माइनिंग, अवैध खनन, यानी कि रेत माफिया ने इस पुल के नीचे से इतनी रेत निकाल ली थी जिस कारण पानी का बहाव आया और इस पुल को उड़ाकर ले गया। एक तरफ पंजाब में राज्य सरकार अवैध खनन पर नकेल डाले जाने का दावा करती है। राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगा दिए जाने की वाहवाही लूटी जा रही है। हरजोत बैंस जो कि खनन मंत्री हैं, उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि 306 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन सच तो यह है कि बरसात ने अवैध खनन की पोल खोल कर रख दी है। पंजाब सरकार ने यदि समय रहते अवैध रूप से होने वाली खनन पर कोई एक्शन लिया होता तो आज रेलवे के पुल को बचाया जा सकता था, यह पुल बाढ़ में ना बह जाता। रेलवे ने पंजाब सरकार को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि पंजाब हिमाचल सीमा पर रेलवे पुलों के आसपास जो अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है, इससे बरसात के दिनों में पुल को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन पंजाब सरकार ने रेलवे की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा सबके सामने है। पठानकोट से कांगड़ा वैली को जोड़ने वाला अंग्रेजों के समय बनाया गया यह पुल बरसात में बह गया है। रेल मंत्रालय की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव को भी भेजे पत्र में यह लिखा गया था कि पठानकोट के करीब चक्की नदी में इतना अधिक अवैज्ञानिक तरीके से अवैध खनन हो रहा है कि बाढ़ आई तो इस पुल को नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद अवैध खनन को रोका नहीं गया। रेल मंत्रालय ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा था उसमें बाकायदा तकनीकी रिपोर्ट लिखाकर भी भेजी गई थी, जिसमें लिखा था कि अगर अवैध खनन ना रुका तो नदी पर बने सड़क पुल भी धंस जाएंगे। इस पत्र में रेल मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया था जिसमें कांगड़ा और पठानकोट के डीसी की एक कमेटी का गठन करके पुल की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने को कहा गया था। अवैध खनन को लेकर सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि बीएसएफ की ओर से भी एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट में सीमावर्ती जिलों गुरदासपुर और पठानकोट में अवैध माइनिंग को लेकर बीएसएफ की ओर से यह कहा जा चुका है कि सुबह सूरज निकलने से पहले अवैध खनन का काम शुरू हो जाता है तो कई बार पूरी रात तक चलता है। इस काम में सैकड़ों मजदूर जुटते हैं जिनके बारे में स्थानीय पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। बीएसएफ ने अपनी यह रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी सौंप दी थी। इसको लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खनन माफिया कितना ताकतवर है। सरकार कोई भी हो लेकिन तूती खनन माफिया की ही बोलती है। पंजाब में जब राज था कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो उन पर आरोप लगे थे कि खनन माफिया को इनकी ओर से ही संरक्षण दिया जाता है, उन्हें हटा दिया गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने यह कहा था कि खनन माफिया को संरक्षण देने वाले उनके ही कई मंत्री और विधायक हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सार्वजनिक नहीं किए गए। बाद में मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन उन्होंने दावा तो किया था कि पंजाब की जनता को 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए प्रति फीट तक रेत की सप्लाई दी जाएगी, लेकिन किसी को इतनी सस्ती रेत नहीं मिली। अवैध खनन उस दौरान भी जारी रहा। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी लेकिन अवैध खनन होता रहा। किस तरह से खुद हरजोत सिंह बैंस जो कि मंत्री हैं खनन विभाग के, वह खुद कहते हैं कि 300 से अधिक जो है लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी अवैध खनन हो रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं, क्या यह माफिया सरकार से भी बड़ा हो गया कि अवैध खनन रुक नहीं रहा? अब नतीजा सबके सामने है, बाढ़ आई और चक्की का पुल बह गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर जब रेड पड़ी तो अब कांग्रेस भी पंजाब में एक्टिव हो गई है। पंजाब में कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने ट्वीट किया कि विवादास्पद दिल्ली आबकारी नीति की जांच कर रही सीबीआई को पंजाब आबकारी नीति की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में बनने वाली आबकारी नीति भी सिसोदिया के इशारे पर पारित की गई थी। आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी का पंजाब में काफी विरोध भी हुआ था। कई छोटे ठेकेदारों ने टेंडर लेने से मना कर दिया था। ठेकेदारों का कहना था कि पंजाब सरकार कुछ एक दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की नीति ला रही है। पंजाब सरकार की नई नीति शराब के ठेकेदारों को रास नहीं आई। ठेकेदारों की मांग रही कि ठेके पर जमानत राशि पहले की तरह 10% होनी चाहिए। ठेकेदारों का यह भी आरोप था कि केजरीवाल अपने नजदीकी लोगों को पूरे पंजाब का L1 ठेका देने की तैयारी में है। इससे L1 के मालिक अपनी मनमर्जी करेंगे, जिस कारण ठेकेदारों को दिक्कत आएगी। जैसे मुख्यमंत्री के चयन से पहले अरविंद केजरीवाल ने पोलिंग करवाई थी और भगवंत मान का नाम चुना था, उसी तरह शराब पॉलिसी लागू करने से पहले भगवंत मान को शराब ठेकेदारों से पूछना चाहिए था। लुधियाना की अनाज मंडियों में 2020-21 को हुए ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में अब एक पूर्व मंत्री सहित कई अफसरों के काबू आने की संभावना तेज हो गई है। तेलूराम ने रिमांड के दौरान विजिलेंस को करीब 9 अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री का नाम बताया है। इस कारण पुलिस आज तेलूराम को पेश भी करेगी और रिमांड आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को टेंडरिंग घोटाले में नामजद किया है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस घोटाले में किस तरह चोरी की जाती है। मंडियों से जो अनाज खरीदकर बाद में ट्रकों में भरकर गोदामों में पहुंचाया जाना होता है, उसे ट्रकों में नहीं बल्कि 2 पहिया वाहनों में ही भरकर गोदामों तक पहुंचा दिया गया, जो कि संभव ही नहीं। इस मामले में विजिलेंस की ओर से तेलूराम, उसके सहयोगी जगरूप सिंह और संदीप भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और तेलूराम गिरफ्तार भी हो चुका है और विजिलेंस के रिमांड पर भी है। इसके बाद भारत भूषण आशु के पीए मन्नू मल्होत्रा को भी गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस की टीम पहुंचती है, लेकिन वह फरार हो जाता है। भारत भूषण आशु पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग चुके हैं लेकिन पावरफुल होने के नाते उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको यह भी बता दें कि हर बार देखने में आया है कि मंत्रियों के पीए ही उनका सारा काम काज देखते हैं या फिर मंत्री अपने किसी ना किसी रिश्तेदार को अपने काम काज को देखने के लिए लगा देते हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर पीए के पास या फिर किसी भी मंत्री के रिश्तेदार के पास कोई भी ताकत नहीं होती है। लेकिन ये तमाम जो हैं ये सारे काम अपने पीए और अपने किसी निकटतम के मार्फत से ही करवाते हैं। अब तो मन्नू मल्होत्रा की गिरफ्तारी से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि घपला कैसे होता था और इसमें मंत्री की क्या भूमिका थी। विजिलेंस की ओर से अमृतसर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कार्यालय से भी कुछ वाहनों के नंबर भेजकर सूचना मांगी गई है कि बताया जाए कि ये नंबर ट्रकों के हैं या फिर 2 पहिया वाहनों के। हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि जो सूचना विजिलेंस की ओर से मांगी गई है उनमें से कुछ नंबर तो ट्रकों के हैं, लेकिन ऐसे भी कई वाहन हैं जो कि या तो स्कूटर हैं या फिर मोटरसाइकिल हैं, यानी कि ये जाली नंबर लगाकर ही ये गोरखधंधा होता रहा। पंजाब भवन के बाहर अस्थायी तौर पर स्कूलों में पढ़ा रहे टीचरों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इन अध्यापकों का आरोप है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि शिक्षकों को स्थायी तौर पर भर्ती किया जाएगा, लेकिन अब सरकार अपने वायदे से मुकर गई है। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी सरकार नीचे कर लो, नीचे हाल कर दिया, चुन्नियां रोल दिया। 6000 का वादा किया, 36000 करांगे। 1 रुपया नहीं ਵਧਾਇਆ ਸਾਡਾ, 1 रुपया लो। हाय 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 नहीं देना पंजाब सरकार, हाय हाय पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीटिंग का सवाल है कि मुकर वाली सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
ਤੇ ਸਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਵਾਈ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ 6000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 36000 ਦਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ 6 ਤੋਂ 36000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ नहीं करना चाहते। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अकाली दल को नसीहत दी और ये कहा फिलहाल पंजाब में सरकार बनाने का मकसद अकाली दल को त्याग देना चाहिए और पंथ के प्रचार प्रसार के लिए अकाली दल को गांव में जाना शुरू कर देना चाहिए कि जे उन्हें अपना वजूद बचाना है, जे अपनी होंद बचानी है कि वो सिक्खी दे प्रचार प्रसार वाल ध्यान जिहड़ा है अपना केंद्रित करे। पंजाब दे विच सरकार बनाउणा जिहड़ा है अपना मकसद त्याग के पंथ दे भले लई सिक्खी दे प्रचार दे लई अकाली जिहड़े है वो पिंडां दे विच जूझणे शुरू करन। की करांगे सरकार बना के? और इत्थे मंच दे उत्ते बैठे ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू। मैं इन्हां नूं भी ये कहना चाहांगा कि अज जिहड़ी जरूरत है श्रोमणी अकाली दल नूं वो ये है कि जे उन्हें अपना वजूद बचाना है, जे अपनी होंद बचानी है कि वो सिक्खी दे प्रचार प्रसार वाल ध्यान जिहड़ा है अपना केंद्रित करे। पंजाब दे विच सरकार बनाउणा जिहड़ा है अपना मकसद त्याग के पंथ दे भले लई सिक्खी दे प्रचार दे लई अकाली जिहड़े है वो पिंडां दे विच जूझणे शुरू करन। की करांगे सरकार बना के? जे पंजाब च सरकार बन गई, मुख मंत्री बन गए, मुख मंत्री की हैसियत की है पूरे भारत के अंदर ये सारे सूबे के लोग जिहड़े है वो जान चुके हैं। केंद्र सरकार ने अधिकार खो खो के एक स्टेटां नूं जिहड़ा है वो म्युनिसिपैलिटी कमेटी नालों भी जिहड़ा है वो भैड़े कर दिता है। इस करके सरकार बनाउणा जिहड़ा है वो साडा मकसद नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि विधान सभा के इलैक्शन ना लड़ो, लोक सभा के इलैक्शन ना लड़ो, मकसद जिहड़ा है वो सरकार बनाउणा नहीं होना चाहिए। मकसद जिहड़ा है वो गुरधामां दी सेवा, मकसद जिहड़ा है वो पंथ दा प्रचार, मकसद जिहड़ा है वो कौम नूं वध तो वध गुरु नानक पातशाह दे घर दे नाल जोड़ना। अज अकाली जिहड़ा है वो गुरु दा झंडा चुक लए ते गुरु जिहड़ा है अकालियां नूं आसमान दे उत्ते पहुंचा देऊगा, ये गारंटी है। लेकिन गुरु पंथ दा झंडा, गुरु ग्रंथ दा झंडा जिहड़ा है वो अकालियां नूं चुकना पऊगा। अज सारे झंडे छड्ड के तुसीं पंथ दा झंडा चुक लो ते सिख दुनिया भर दे जिहड़े है वो तुहाडे नाल होणगे। इस धरती के उत्ते उन्हां महान शहीदां नूं, उन्हां महान योद्धियां नूं याद करने वास्ते इकट्ठे होए हैं जिन्हां ने इत्थे गोरी सरकार नूं दस्सिआ कि जे तू जुल्मां दा सिखर जिहड़ा है वो छो सकदी है ते असीं सबर दा सिखर जिहड़ा है वो तैनूं छो के विखावांगे। फाजिलका में किसानों ने अर्धनंगन होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार किसानों से किए वायदों से मुकर गई है। किसानों ने प्रदर्शन को तेज करने की बात भी कही है। साडा अर्धनंगन करके कोई भी साडा मुआवजा नहीं दे रही। इसी सरकार तो दुखी होके आज अर्धनंगन होके असी रोड़ा उत्ते घूम रहे हैं। सानू बड़ा
टैंकर दिता इन्होंने, ना मुआवजा दिता, ना इन्होंने नरमे का मुआवजा दिता, ना पानी दे रहे पूरा। असी टेला ते बैठे हैं, इसलिए इन्होंने बनाया, इन्होंने असी वोट दे के बना सकते हैं तो इन्होंने हटा भी सकते हैं। इसलिए साडी पंगी सरकार ने सानू ऐलान के कर रहा है कि जल्दी तो जल्दी सारा मुआवजा ते इन्हां नाल दिता जाए। पानी ते बागां दी मंगां ते मेन मुख मंग साडी नरमे दे मुआवजे नूं लैके ये प्रदर्शन किया जा रहा, जो सानू नकली बी खाद स्प्रेयां नाल साडे इलाके दी त्रासदी नूं वेखदे असीं ये धरना लाया सी। मंगां पूरीਆਂ साਡੀਆਂ नहीं कीतियां जा रहीਆਂ। उस दे रोस प्रदर्शन विच पंजाब सरकार के खिलाफ खेतीबाड़ी मंत्री के विरोध विच असीं ये नंग प्रदर्शन अज कीता, क्योंकि असीं नंगे तां होई पए आ। हुण साडे बस अद्धे नंगे होया, हुण साडे कपड़े लवाते। इस तो बाद सरकार गुंगी बैरी सरकार की करूगी। मलेरकोटला में एक पाठी सिंह को अपने घर में बुलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसे पेशाब पिलाने की कोशिश की गई और उसका मुंह काला कर दिया गया, जो कि बेहद शर्मनाक घटना है। ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैनू जी मतलब उत्थे फोन करके सद्या गया, उस तो बाद किडनैप किया गया, घर ले जाके मैनू बंद कमरे दे विच गाली गलोच कराया गया, जाति सूचक शब्द वरते गए। उस तो बाद विच मेरे मूँह के उपर पेशाब पाया गया, दाढ़ी ते पेशाब पाया गया, मैनू मूँह पेशाब पिलाउण दा यतन किया गया। उस तो बाद विच मेरी कुੱਟਮਾਰ की गई तो फिर इन्हां नूं वीडियो वायरल की गई। मेरी दाड़ा ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਸ ਮਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अमृतसर के पौश इलाके रंजीत एवेन्यू से कुछ दिन पहले सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह के घर के बाहर से मिले आरडीएक्स बम के मामले में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक टीम ने महाराष्ट्र में रेड करके पकड़े गए चाचा भतीजा हरपाल व फतेहवीर के साथी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अमृतसर लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए युवक की पहचान तरनतारण के खेमकरण में रहने वाले राजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। यह भी हरपाल व फतेह का साथी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी को महाराष्ट्र के शिरडी से गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र ने बम प्लांट करने से पहले सीआईए में तैनात सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की रेकी की थी। रेकी की पूरी जानकारी जुटाने के बाद वह महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गया था। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही है। आने वाले दिनों में और भी कई अहम खुलासे किए जा सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज शिवाला बाग भाइया में माथा टेका। उन्होंने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सरकारों को नसीहत दी है कि बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई करना बंद कर दें, क्योंकि सरकारों का काम है जनता का कल्याण करना, ना कि बदले की भावना से किसी पर कोई कार्रवाई करना। देखो मेरी तो आप सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 97 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ 100 ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਟੌਪ ਸਰਜਨਸ ਜੋ ਹੈ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿਓ, ਇਲਾਜ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਲਾਜ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੰਧ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ PGI 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਔਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ बड़ियां मारनी आज मेरे बयान पे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।